बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि अमरीका समझता है कि पाकिस्तान सिर्फ 20 साल का गन साफ़ करने के लिए है और ये बहुत बड़ा बयान है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अमरीका के लिए भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान के साथ रवैया मुख्तलिफ है। जब इस तरह का बयान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है तो देखना यह है कि क्या ताल्लुकात होते हैं मुस्तकबिल में पाक भारत के और पाकिस्तान के, और कितना असर पड़ेगा सफारती मामलात पे, क्योंकि अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात पे तालिबान तो राज़ी नहीं है। पाकिस्तान को बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मामले को सेटल करने में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है लेकिन अब पुरअमन तरीके के साथ और अमन की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ से कोई सही तरीके से पेशरफ्त नहीं हो रही और अशरफ गनी भी अपना इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, जबकि 3000 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो वापस अफगानिस्तान, उनकी वापसी है काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए और अपने शहरियों को वापस निकालने के लिए। ये कहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से, और 600 बरतानिया के फ़ौजी भी इसके अंदर शामिल हैं। तो क्या सूरत हाल बनती है अफगानिस्तान की आने वाले दिनों में, इसके ऊपर बात करेंगे। PDM के हवाले से बात करेंगे। 29 अगस्त का जलसा होना है कराची में और कितना कामयाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया है कि हम एक मरतबा फिर से खुले दिल का मुजाहरा करते हैं और हम आपको फार्मूला भी देते हैं। वो फार्मूला क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और वजीर आजम साहब कहते हैं कि हमें 10 डैम्स बनाने हैं और वो डैम्स जो हैं 10 साल के अंदर हमें बनाने हैं। तो गुजारिश ये है कि जितने पहले डैम्स बनाए गए थे उनकी अभी तक तकमील नहीं हुई, तो 10 नए डैम्स कौन से बनने जा रहे हैं और क्या वाकई 10 साल के अंदर आप बना पाएंगे, कितनी कैपेसिटी कहाँ है और किस तरीके से बना पाएंगे, ये फ्रेमवर्क और ये फार्मूला अभी तक नहीं दिया गया। करप्शन के खात्मे के हवाले से चेयरमैन नैब भी सामने आए। उन्होंने कहा कि करप्शन के खात्मे के इल्जामात का सामना करना पड़ता है लेकिन जवाब देने का वक्त नहीं है। ये जवाब देने का वक्त नहीं है, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है उनके बयान के ऊपर। और बजट के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई होती जा रही है, लेकिन वजीर खजाना जो है काफी अरसे के बाद मंजर आम पर आए हैं और वो कहते हैं कि बजट के अंदर जो इकदाम किए हैं उससे ग्रोथ बढ़ेगी, और कब बढ़ेगी इसका अभी तक कोई वाज़ेह निशान हमें भी नहीं मिला और इसके की तलाश में हम भी हैं और आप भी इंतजार करें। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूं। तो जनाब इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अमेरिका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान 3 ममालिक और अमेरिका के स्टेक्स अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान ख़ित्ते के अमन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, और पाकिस्तान जो है हमेशा अमन की बात करता है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के जो बयान हैं और जो अभी दफ्तर ख़ारजा के कुछ दिनों से बयान हैं कि पाकिस्तान को किसी ब्लेम गेम का हिस्सा ना बनाया जाए, और अभी जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अमेरिका समझता है कि 20 साल का गन पाकिस्तान जो है वो साफ कर देगा, तो इतने शदीद बयानात क्या तासुर जाएगा आगे? देखें, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को समझने के लिए रोज़ाना जो हमारे भाई एनालिस्ट बैठे होते हैं टीवी चैनल्स पे, रोज़ाना अखबारों में जो लिखा जा रहा है, जो नैरेटिव बनाया गया है उसको बिल्कुल उलट करके देख लें। नैरेटिव ये बनाया गया कि अमेरिका वार एंड टेरर हार गया, अमेरिका शाम में हार गया, अमेरिका अफ़गानिस्तान में अफ़गानों से हार गया, भाग के जा रहा है, और अमेरिका को शिकस्त फाश हुई। रोज़ाना हमारे चाहे वो डिफेंस एनालिस्ट हूँ, बड़े नाम हैं उनमें, बगराम एयरबेस उसने छोड़ दिया और हालात जो भाग रहा है, हार गया है, के हक में हैं। बिल्कुल एहसन साहब इसको उलट करके देखते हैं कि अमेरिका इस हार जीत का जो हम समझ रहे हैं उसके लिए आया नहीं था। वार एंड टेरर, उसने जाली वार एंड टेरर गरीब लोगों के ख़िलाफ़, नहते लोगों के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनको उन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था, उन लोगों के ख़िलाफ़ वार एंड टेरर जाली स्टार्ट की, उनको मारना शुरू किया, उनका कत्लेआम किया, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो कोई और इलाका हो। उसके लिए फ़ायदा उनको क्या हुआ? उनका पॉलिटिकल गेन था। पॉलिटिकल गेन ये है कि यूनिपोलर वर्ल्ड को, अकेली ताकत को मेंटेन करने के लिए अपने ख़िलाफ़ एक जाली पिलर बनाया गया जिसको वार एंड टेरर का नाम दिया गया, और हम उसमें साथ थे। हम उसमें साथ थे यकीनन। और सेकंड ये है कि अभी अफ़गानिस्तान और वार एंड टेरर का जब एक्सपायरी डेट उसकी आ गई, नेचुरल एक्सपायरी डेट आ गई, उसकी बेपनाह वजूहात हैं, हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है, तो उसके बाद
चाइना के खिलाफ एक जाली कोल्ड वार प्लान कर ली गई। चाइना हमारे खित्ते में अफगानिस्तान का हमसाया और आपका दोस्त है जी, और ताकि खित्ते में मुस्तकिल तौर पे डिस्टर्बेंस क्रिएट रहे और कोई भी मुल्क है तो उसकी तरक्की जो है इस डिस्टर्बेंस की नजर हो। अमेरिका ने हमेशा ये किया कि अपनी जंग अपने इलाके से, अपने मुल्क से बहुत दूर जाके लड़ी। यहाँ पे तो उसके चारों मुखालफिन मौजूद हैं। यहाँ पे चाइना मौजूद है जिसके खिलाफ कोल्ड वार प्लान की गई। यहाँ पे रशिया मौजूद है जिसके खिलाफ हर वक्त उनकी लड़ाई और बयानात और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ईरान मौजूद है, यहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है। चाइना और ईरान के साथ तो ताल्लुकात और रशिया के साथ भी ताल्लुकात सबके सामने हैं, लेकिन चाइना और ईरान ने तो किसी किस्म के इल्हा की बात नहीं की। लेकिन रशिया ने यह ज़रूर कहा कि हम अपने एयर बेसिस आपको देंगे। अभी कुछ ही अरसे पहले एयर बेसिस की भी एक हाइप क्रिएट रही और मीडिया पर आए रोज एयर बेसिस के हवाले से बात हुई। पाकिस्तान की तरफ से तो एब्सोल्युटली नॉट का जवाब था, लेकिन उन्होंने भी कहा था। इसके पीछे क्या प्लान था? देखिए, रशिया ने जो बेसिकली ऑफर की थी उसके पीछे ये था कि इलाके में सेटलमेंट की जाए, पीस की तरफ आया जाए, बेसिस दी जाए, उसके बाद अमेरिका से बात की जाए, यहाँ पे पीस आए, अमन आए, जो कि हम चारों मुल्कों को यहाँ पे सूट करता है, यहाँ पे सूट करता है। अमेरिका को सूट नहीं करता। अमेरिका को सूट ये करता है कि यहाँ पे ये सिविल वार रहे, यहाँ पे लड़ाई रहे, ये इलाका डिस्टर्ब रहे। जितना अरसे तक एहसन साहब ये इलाका डिस्टर्ब रहेगा उतने अरसे तक अमेरिका की बल्ले बल्ले है। वो दूर बैठा हुआ है। हम कहते हैं कि अमेरिका की शिकस्त है। मैं कहता हूँ यहाँ पे जितना अरसे तक डिस्टर्बेंस रहेगी उतना अरसे तक यहाँ पे चारों मुल्क अंगेज रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे और अमेरिका की जो यूनिपोलर अकेले होने की ताकत की ख्वाहिश है वो कायम व दायम रहेगी। वन सेकंड, आपने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारे बयान दिए, उनमें से अभी जो उनका स्ट्रेटेजिक वाला बयान है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इस खित्ते में डिस्टर्बेंस करने के लिए जो टूल भारत का इस्तेमाल करता है अमेरिका, वो मजीद करेगा। लेकिन वजीर आजम साहब ने यह भी कह दिया कि अमेरिका के लिए भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान के लिए रवैया मुख्तलिफ है। हालांकि वही जो बात आपने वॉर एंड टेरर की उसमें वॉर एंड टेरर में भी हम उनके साथ खड़े हुए नजर आए और हमने अपनी जानें दी, हमने अपना माल दिया, हमने अपने इलाके दिए, सब कुछ हमने किया, लेकिन उसको कोई गर्दानता नहीं है, उसको कोई मानता नहीं है। इस सिनेरियो में उन्होंने ये बात कही। अब आप देखें ना, ये बयान ना तो सफारती लिहाज से ठीक बयान है, ना सियासी लिहाज से ठीक बयान है। ये तो क्लियर कट दुश्मन जैसे आप इंडिया को समझते हैं कि आपका दुश्मन है, उसके खिलाफ इस तरह का ब्लंट बयान दिया जा सकता है। आप अमेरिका के खिलाफ जो कि अकलौती ताकत है, जिसके वार एंड टेरर के आप पार्टनर रहे, जिसके साथ आपने प्लान करके वार एंड टेरर लड़ी, अफगानिस्तान की लड़ाई लड़ी और मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उसके खिलाफ आप एक अकलौती ताकत के खिलाफ इतना ब्लंट बयान देखें। चाइना के खिलाफ उन्होंने जाली कोल्ड वार स्टार्ट की है। चाइना ये कहता है कि इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मेरा कोई इसका लेना देना नहीं है, आप लोग गलत लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, हमें पार्टनर बन के आगे चलना चाहिए। चाइना ने इतना ब्लंट बयान नहीं दिया जितना ब्लंट बयान हमारे प्राइम मिनिस्टर हाईएस्ट पोजीशन से ये दिया गया। मैं कहता हूँ कि इम्पैक्ट क्या होगा? नेगेटिव। अच्छा, बिल्कुल नेगेटिव होगा। मैं आपको बताऊं, अभी फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं, उनमें भी कोई पॉजिटिविटी सुनाए के नज़र नहीं आ रही। जो अमेरिकन की हमारे मुख्तलिफ ऑफिसर्स को, हमारे हायर ऑफिसर्स को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। जिस तरह से हमारे ये सिक्योरिटी एडवाइज़र आपके गए वहाँ पे अमेरिका में, इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, देखिए उनका रवैया नेगेटिव होता जाएगा। जब आपकी हाईएस्ट पोजीशन खुद इसको नेगेटिव बनाना चाह रही है, जबकि होना ये चाहिए कि अमेरिका से अगर गलत बयान भी आए, गलत पोजीशन भी आए, तब भी हमें साइड से गुजर के बंद गली में नहीं जाना चाहिए, गुजर जाना चाहिए और बयान को पॉजिटिव करने के लिए उसको डिप्लोमेटिकली एडजस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि वहाँ से ना तो हमसे कोई अड्डे मांगे गए, ना हमें यहाँ पे फौज रखने के लिए कहा गया, हमने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा दिया। उसके बाद थ्रू आउट हम उनके खिलाफ बिल्कुल ब्लंट बयान देते आ रहे हैं। इसका इंतहाई नेगेटिव इन बयानात के जो इम्पैक्ट्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं। और 3000 फौजी भी अफगानिस्तान के अंदर वापस आ रहे हैं, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, हमें बंद गली में नहीं जाना, रास्ते खुले रखने हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी नाज़रीन। बात हो रही थी अफगान मसले के ऊपर और जिस तरह के बयानात पाकिस्तान की जानिब से जारी किए जा रहे हैं वो बंद गली में जाने के मुतरादिफ हमें नज़र आते हैं। इसके ऊपर बात हो रही थी और हमें भी बंद गली में नहीं जाना बल्कि हमें रास्ते खोलने हैं ताकि मुस्तकबिल में जो हमारे ताल्लुकात हैं और जो सफारती मामलात हैं वो मज़ीद बेहतर हो सकें। और बेग साहब 3000 फ़ौजी जो हैं वो भी वापस आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत के लिए वापस आ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी वो संभालेंगे। 600 बरतानिया के फौजी भी हैं। इन फौजियों के वापस आने को कैसा देख रहे हैं? ये देखें ना, जो नैरेटिव पहले मैंने आपको बयान किया है कि जंग ख़त्म नहीं होने देनी, सिविल वार हो, लड़ाई जारी रखनी है 5 साल 10 साल 20 साल जब तक हो सके। बेसिकली तालिबान आपने देखा कि 1.5 साल तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए गए, उनके हौसले बेपनाह बुलंद हो गए। हर अफ़गानी फ़ौज समाज देख रहा है कि तालिबान बहुत ताकतवर हैं जिनके सामने अमेरिका ने उनके मुताबिक को हथियार डाल दिए या मुज़ाकरात कर रहे हैं। अफ़गान गवर्नमेंट में उसको हिस्सा नहीं बनाया गया, अफ़गान गवर्नमेंट को किसी तौर पे नफसियाती सपोर्ट नहीं दी गई। तो उसके बाद जाहिर है अफ़गान तालिबान की फतूहात शुरू होनी थी फिजिकली ऑन द ग्राउंड। और अभी भी उन्होंने 10वीं सूबाई दारुल हुकूमत जो है वो गज़नी उस पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने जब इतनी जल्दी में फतूहात स्टार्ट हुई जिसको अमेरिका भी शायद इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट को भी मेंटेन करना है। जैसे कि मैं अक्सर और बेशतर ये कहता रहता हूँ कि वहाँ से तो 1 साल एक्सपेक्ट किया गया लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होना शुरू हुआ। वो 1 साल से 6 महीने हुआ, 6 से फिर 3 महीने हो गया और अब वो कहते हैं कि अब ये 3 महीने भी हमें जो है ना वो कम नजर आता है। अगर अमेरिका बादशाह ये चाहता है कि ये लड़ाई लंबे अरसे तक जारी रहे, सिविल वार रहे, इलाका डिस्टर्ब रहे, तो ज़रूरी है कि काबुल हुकूमत को गिरने ना दिया जाए। तो 3000 फौजी इसी मदद के लिए हैं या 100%? अच्छा। मैं कहता हूँ, देखे पहले तुर्की के साथ मुआहदा किया गया, तुर्की अब पाकिस्तान के साथ इसी टॉपिक पे बात करने, अभी उनका वजीर आया हुआ था, तो इसी टॉपिक पे बातें हुई होंगी कि किसी न किसी तरीके से काबुल की हुकूमत को बचा लिया जाए, ने उसको बचा लिया जाए। बस्ती नजर आती है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये डिपेंड करता है कि तुर्की किस हद तक सीरियस है, कितना आउटपुट दे सकता है। 1, पाकिस्तान को वो किस हद तक इन्वॉल्व कर लेता है। नंबर 2, तीसरा यही है जो अभी अमेरिकी और वेस्टर्न कर रहे हैं कि अपनी फ़ौजें काबुल की हद तक वापस भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि काबुल में हुकूमत को कायम व दायम रखा जाए, काबुल की हद तक बाहर लड़ाई रहे, जितना अरसा रहती है उनको क्या है, जितना लंबा अरसा ये लड़ाई रहेगी उतना लंबा अरसा वो मौज करे। डिस्टर्ब कौन होगा? चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो उनका नैरेटिव है, जो उनका मकसद है, वो उसकी तकमील उन्हें मिल रही है। काबुल हुकूमत अगर सस्टेन कर जाती है तो 100% वो चाहते यही है कि ये देखें, वार एंड टेरर को 40 साल क्यों लड़ा गया? इसलिए कि जितना लंबा अरसा आप इसको निकाल सकते हैं यूनिपोलर यानी एक ताकत जिसको कहते हैं 1 पावर के तौर पर मेंटेन कर सकते हैं, करेंगे। अभी भी यही है कि हमारे इलाके में, हमारे घर में, चाइना के घर में, रशिया के घर में लड़ाई हो रही है तो मसला हमारा होगा। वहां पे पीस हमारा इशू है, उनका इशू नहीं है। उनका इशू लड़ाई, देखें इस लड़ाई को आप मिलिट्री और आर्मी की लड़ाई ना समझे, ये लड़ाई बेसिकली पॉलिटिकल लड़ाई है। इसको पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पे देखना चाहिए। पॉलिटिकल गेन्स क्या है, पॉलिटिकल गेन्स क्या है और पॉलिटिकली हमें तैयार भी रहना चाहिए। और जब भी बयान देना होगा, जो भी बयान देना होगा, उस बयान को देने से पहले हमें कम से कम 1000 बार सोचना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वहां से अगर नेगेटिव भी आता है तो हमें उसे पॉजिटिव करने की कोशिश है, क्योंकि इस तमाम सूरत हाल में हम ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। ये अफगानिस्तान के हवाले से बात होगी। थोड़े से अब इंटरनली मामलात के हवाले से भी बात करते हैं। पीडीएम के हवाले से सबसे पहले बात करूंगा तो पीडीएम जनाब अली दोबारा से जान पकड़ने की कोशिश कर रही है। हुकूमत कहती है मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश कर रही है। 29 अगस्त का उन्होंने जलसे का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें मौजूद नहीं है। कितना कामयाब हो सकता है ये जलसा? नहीं, देखे ना, पीडीएम ने तो खुद अपने आप को खराब किया है। पीपल्स पार्टी को निकाल के देखें, छोटा सा एक इशू था, यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट का इलेक्शन लड़ाया गया। इसमें तमाम पीडीएम मौजूद थी, बल्कि मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी से भी नून ज़्यादा इन्वॉल्व थी। उन्होंने पार्टिसिपेट भी ज़्यादा किया, वोट भी ज़्यादा दिलवाए।
इवन नवाज शरीफ साहब ने अपने जो पुराने साथी जो वफादारियां बदल के MNA बने PTI के, उनको फ़ोन किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब कराया जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब कराया जाए, यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक नया फार्मूला दिया उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि अभी तो नहीं है, फार्मूला तो दे दिया उन्होंने। तो ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। PDM का जोर पकड़ना, पीपल्स पार्टी का उसमें ना होना, 29 अगस्त का जलसा कितना कामयाब होगा, हुकूमत पर कितना प्रेशर डेवलप होगा। तो बेग साहब, PDM दोबारा जोर पकड़ने जा रही है, पीपल्स पार्टी उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन हमने इस प्रोग्राम में पहले भी प्रिडिक्ट किया, आपने प्रिडिक्ट किया कि पीपल्स पार्टी जो है जो अपने तीर चलाने जा रही है बलूचिस्तान में और पंजाब में, उसने तीर चलाए भी, वो निशाने भी बैठे, इसके ऊपर आपने भी बात की बहुत ज़्यादा, और आपकी प्रिडिक्शन सही भी साबित हुई कि बहुत बड़े बड़े नाम उसके अंदर साबित होंगे। अभी जो पीपल्स पार्टी फार्मूला देने जा रही है नून लीग और PDM को कि हम नहीं हैं लेकिन फिर भी हम खुले दिल का मुजाहरा करते हैं, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, तो वो फार्मूला है क्या? ये देखिए, पीपल्स पार्टी की जैसे आपने बात की, तो मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की प्रोग्रेस है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, उसमें भी प्रोग्रेस हो, कश्मीर का इलेक्शन हो, सराइकी इलाका हो, यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन का कार्ड हो सेनेट का, या फिर अभी उन्होंने एक फार्मूला जो दिया है बलूचिस्तान के बाद कि ऊपर नीचे गवर्नमेंट्स गिराई जा सकती है। इनका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि वाकई गिराई जा सकती है, मैं नहीं समझता कि ये पॉलिटिकल मूव हो सकती है, एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश हो सकती है, आप एक माहौल क्रिएट करने की इलेक्शन से पहले, एक इलेक्शन से पहले एक माहौल आप क्रिएट करें, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दें और एक माहौल बने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। गवर्नमेंट अभी अपने आप को बहुत मजबूत समझ रही है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आप मूव करेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि इसको नाकाम किया जाए, अपोजिशन कोशिश करेगी कि इसको कामयाब किया जाए, तो एक लड़ाई शुरू होगी। तो जाहिर है ये इलेक्शन का माहौल भी बनेगा और गवर्नमेंट आपको इतना मजबूत नज़र नहीं आएगी, वन। और सेकंड ये है कि तरीन ग्रुप, मैं जो समझता हूँ कि तरीन ग्रुप का सेनेट में भी पीपल्स पार्टी के साथ कहीं ना कहीं बातचीत हुई, सेनेट में यूसुफ रज़ा के जो वोट पड़े उसमें भी कहीं ना कहीं उनके वोट शामिल थे, और अभी भी मैं ये समझता हूँ, कोई माने ना माने, लेकिन कोई माने चाहे ना माने, कहीं ना कहीं उनका कॉन्टैक्ट मौजूद था, चाहे वो पीर बगाड़ा साहब के थ्रू था, चाहे वो डायरेक्ट अहमद महमूद के थ्रू था, या डायरेक्ट यूसुफ रज़ा के थ्रू था, या पीपल्स पार्टी का कहीं और पे, मुझे ये लगता है कि उनके कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि जब माहौल बनेगा तो उस वक्त तरीन ग्रुप एक चैलेंज का हिस्सा होगा, टेस्ट का हिस्सा होगा, उसको देखा जा सके कि उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स अभी गवर्नमेंट के साथ बने हुए हैं वो मटेरियलाइज होते हैं या नहीं होते, हो भी सकते हैं नहीं भी होते। अगर वो मटेरियलाइज एहसन साहब हो जाते हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई, पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई। नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पीपल्स पार्टी काफी अरसे से तोड़ कोशिशें कर रही है, लेकिन नून लीग की जानिब से उसे कोई इस तरह का मौसर जवाब नहीं मिला। अभी जो फार्मूला दे रहे हैं उस पर कोई एग्रीमेंट होता नजर आता है? देखिए, नून लीग इससे पहले तो ये समझ रही थी कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब कराया जाए और परवेज इलाही, चौधरी परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाया जाए। उनके ज़हन में ये था। अभी पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, उन्होंने कहा कि वजीर आला भी आपका बने, वजीर आजम भी आपका बने, फार्मूला हम देते हैं, कोशिश हम मिलके करते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पंजाब में कामयाब हो गया तो उसके बाद मरकज में भी ये कामयाब हो सकता है, ये फार्मूला ऑपरेट कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। अभी बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया है, सही, यानी फार्मूला उन्होंने चेंज कर दिया, बिल्कुल सूरत हाल बदल चुकी है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम बेग साहब। देखना यह है कि आने वाले दिनों में होता क्या है। PDM को हुकूमत तो कहती है कि ये मुर्दा घोड़े में जान डाल रहे हैं, लेकिन अगर ये मुर्दा घोड़ा खड़ा हो गया फिर से तो हुकूमत के लिए कोई प्रेशर जनरेट हो सकता है। इसके लिए हुकूमत को भी तैयार रहना चाहिए और PDM की पॉलिसीज का असर क्या पड़ेगा। लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए जीना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है और सारे काम पाकिस्तान की खुशहाली के लिए होने चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।